सऊदी दरबारी मीडिया जो खबरें आपसे छिपाता रहता है और लगातार ड्रम बजाता है कि भारत विश्व गुरु बन चुका है, उसके नीचे, उस कारपेट के नीचे जो खबरें छिपी हुई हैं, दबी हुई हैं, उन खबरों को बताने के लिए मेरे आपके सामने यहाँ पर पेश हो रही हूँ। और कम से कम कई बार हमने इस बात पर चर्चा की है कि पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक सक्सेस या उनकी जो राजनयिक एक तरह से कामयाबी और जीत के एक छोटा देश एक बड़े प्लेयर, बड़े खिलाड़ी के तौर पर उभर रहा है, इस पर हमने जरूर चर्चा की। ये सिर्फ हिंदुस्तान खड़ा है इजराइल के साथ और कोई भी मुल्क नहीं खड़ा। जी हाँ, अगला सवाल में पाकिस्तान पे आ गई और चूंकि इस बात की काफी चर्चा हुई और आलोचना भी हुई जब ये पॉडकास्ट हमने रिलीज किया कि आप हमारे दुश्मन देश की तारीफ कर रहे हैं, हालांकि हम जो कर रहे थे वो सिर्फ कोल्ड फैक्ट्स पे बेस्ड एनालिसिस कर रहे थे। अब कुछ और कोल्ड फैक्ट्स आ गए हैं और हो सकता है कि ये बात सुन के पाकिस्तानियों को बहुत अच्छा भी ना लगे, लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो तो रहेंगे ही। अभी की बात है ये आसिम मुनीर और साथ ही उनके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ दोनों सऊदी अरब गए। इसके अलावा उनके डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर को फौरन तलब किया गया अमेरिका जाने के लिए, वहां वो गए। ये सब कुछ एक डिप्लोमेटिक क्राइसिस के तौर पर उभर रहा है क्योंकि सीज फायर की इस पूरी कड़ी में अब्राहम अकॉर्ड्स पर सिग्नेचर चाहता है अमेरिका, पाकिस्तान से भी, दूसरे मुल्कों से भी जाता है, सऊदी अरब भी करे, बाकी लोग भी करें, जो कि पूरी तरीके से एंटी ईरान है अब्राहम अकॉर्ड्स में। इस पे भी आऊंगी कि उसका क्या रेलेवेंस है। लेकिन क्या आप इस डिप्लोमेटिक क्राइसिस को देख रहे हैं कि जो कंट्री एक तरह से शांति के मसीहा के तौर पर उभरा कि कैसा मैसेंजर ऑफ पीस बन गया है, पूरी दुनिया की सबसे बड़े नेता आकर टेबल पर बैठ के बातचीत कर रहे हैं, ईरान और अमेरिका ने 50 साल बाद पहली बार टेबल पर बैठे और बातचीत हुई, तो एक तरह की कामयाबी तो थी, लेकिन वही अब एक डिप्लोमेटिक क्राइसिस में बदल गई है। देखिए, इसके ऊपर भी आपसे मेरा नजरिया बिल्कुल अलग है। जैसे हम ईरान पे बात कर रहे थे, पाकिस्तान एक, अभी वो ईयू की फॉरेन मिनिस्टर थी, वहां पर पाकिस्तान आई थी कैलिस, उन्होंने कहा है दैट पाकिस्तान इज अ रीजनल मेजर पावर। एंड हाउ डू यू डिफाइन द रीजन? रीजन क्या है? रीजन आज ये 3 एरियाज है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया। और आज ट्रंप नीड्स आसिम मुनीर मोर देन आसिम मुनीर नीड्स ट्रंप। आज जब अभी हुआ है शंग्रीला डायलॉग, जहां पर पीट हेग्सेथ थे, ये सेक्रेटरी ऑफ वॉर अमेरिका के, उनसे एक सवाल पूछा गया हिंदुस्तान पाकिस्तान पे, तो उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि हमारा दोनों के साथ है और हम दोनों को अलग अलग लेन्स में हम उनके साथ काम करना चाहते हैं। आज जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान इज द एस्टैब्लिश्ड मीडिएटर फॉर वेस्ट एशिया पीस। अगर यहां पीस होगी, उसकी मीडिएशन होगी, जो अभी हम उस स्टेज पे पहुंचे ही नहीं है क्योंकि ये सीज फायर ही नहीं हो पा रहा है। अगर होगी तो फिर से पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान का जो है, ये जितनी भी कंट्रीज हैं रीजन की, सबके साथ रिश्ता अच्छा है। फंस तो गया पाकिस्तान कहाँ फंसा है? ये गया कि अमेरिका ये चाहता है कि इससे पहले कि कोई भी सीज फायर हो, उसकी प्री कंडीशन, पहली शर्त ये लगा दी है कि अब्राहम अकॉर्ड्स पर ये मुस्लिम देशों को सिग्नेचर करने होंगे। क्या पाकिस्तान इजराइल को रिकॉग्नाइज कर सकता है? नहीं, देखिए, पहली बात तो प्रेसिडेंट ट्रंप को आप सीरियसली मत लीजिए, पहली बात। दूसरी बात, प्रेसिडेंट ट्रंप जो है, क्या वर्ड होता है, ही फील्स हेल्पलेस, लाचार है इस समय। मैं इसलिए ये बोल रहा हूं, जो अब्राहम अकॉर्ड है, पाकिस्तान का क्या रिस्पांस आया उसके ऊपर? नहीं, उन्होंने कहा कि हम तो इसको तभी कंसिडर करेंगे अगर स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन पहले करोगे। और उन्होंने ये कहा कि जहां तक नेतन्याहू है, ही इज अ टेररिस्ट। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग रिस्पांस कमिंग। इसलिए उन्होंने ये रिस्पांस दिया बिकॉज दे नो दैट अमेरिका नीड्स देम। आज अमेरिका को, अगर देखिए, ईरान से अगर बात अमेरिका करेगा, ईरान के लिए आज मीडिएटर बेस्ट जो है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान इज एक्सेप्टेबल टू चाइना, पाकिस्तान इज एक्सेप्टेबल टू रशिया, इसलिए पाकिस्तान इज द बेस्ट, इज द ओनली चॉइस। लेकिन मानो तो ये जाता है कि अमेरिका की दोस्ती उतनी खतरनाक, दुश्मनी इतनी खतरनाक नहीं होती जितनी अमेरिका की दोस्ती खतरनाक है। हेनरी किसिंजर ने ये बात कही थी और मैं जब एक पैनलिस्ट से बातचीत कर रही थी तो उन्होंने यही बात कही कि पाकिस्तान एक तरह के एक उलझन में फंस गया है कि वो दोस्त भी बनना चाहता है और जाहिर है IMF और वर्ल्ड बैंक इस सब पर आधारित है। जो आपने पहली बात कही हेनरी किसिंजर की, वो सही है। इसलिए मैं बोलता हूं कि हिंदुस्तान जो जुड़ गया है एकदम इंडिया अमेरिका के साथ, दिस इज नॉट अ गुड पॉलिसी। तो इंडिया के लिए अगर अमेरिका की दोस्ती अच्छी नहीं है तो पाकिस्तान के लिए कैसे अच्छी होगी? पाकिस्तान ज्यादा समझदार है, पूछिए क्यों। मैं बता सुनिए बात को। देखिए, पाकिस्तान में जो एक अच्छी बात रही वो उनकी आर्मी रही। सुनिए इस बात को, जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ है, जब पहली जंग हुई जम्मू कश्मीर की, जब सीज फायर लाइन बनी 1 जनवरी 1949 को सीज फायर लाइन बन गई, उसके बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई जनरल हेडक्वार्टर्स की, वो ये हो गई कि हमें इंडिया के मुतालिक जो फॉरेन पॉलिसी है उसको हम ध्यान रखेंगे, वी आर रिस्पॉन्सिबल। दूसरी तरफ ट्रंप ने कल एक बार फिर नरेंद्र मोदी को जलील कर दिया भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और ये कहा कि पहली जो हमारी हुकूमतें होती थी वो भारत हमें निचोड़ा करता था, हमारा नुकसान किया करता था, अब हम भारत को निचोड़ रहे हैं। ये अल्फाज थे डोनाल्ड ट्रंप के मोदी के बारे में। साथ उसने ये ज़रूर कहा कि मोदी मेरा दोस्त है, लेकिन अब वैसा नहीं चलेगा जैसे पहले चला करता था, अब हम सारा पैसा भारत से निचोड़ कर निकाल रहे हैं। मोदी ने कोई जवाब नहीं दिया। भारतीय सही भड़के हुए हैं मोदी के ऊपर। पता नहीं ऐसे कौन से राज हैं मोदी के, ट्रंप के पास, कि मोदी पलट कर जवाब नहीं देता। जबकि दूसरी तरफ अब्राहम अकॉर्ड का पाकिस्तान को कहा और फौरी तौर पर ख्वाजा आसिफ का, जो कि डिफेंस मिनिस्टर है, जवाब आ गया कि सोचना भी मत कैसा होगा। इवन के नेतन्याहू को दहशतगर्द तक कह दिया।
और साथ ही साथ उसके फौरन बाद इसहाक डार ने वॉशिंगटन में बैठकर, पाकिस्तानी सफारतखाने में बैठकर जो प्रेस ब्रीफिंग दी उसमें भी वाज़ेह तौर पर कहा कि हम इस मंसूबे का किसी भी तौर पर हिस्सा नहीं हो सकते, ये हमारा फर्म स्टांस है। दूसरी तरफ जब चाहे ट्रंप भारत को जलील करता है, हेल होल कहता है कि मैं मोदी की सियासत ख़त्म कर दूंगा, सब कुछ कहता है, लेकिन मोदी खामोश है। और प्रवीण साहनी भी बिल्कुल यही बातें कर रहे हैं। हालांकि जो एंकर है आरफा खानम शेरवानी, वो ज़रा तेज़ होने की कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान बड़ा फंस चुका है। तो आप जवाब सुनिएगा प्रवीण साहनी के मज़ीद इसके सवालात पर, तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि इस वक्त फॉरेन पॉलिसी की जो टॉप है वो पाकिस्तान ने हासिल कर ली है। जिस तरह कल प्यूटन ने पाकिस्तान के हक में बात की, उससे पहले EU की जो सरबराह थी पाकिस्तान आई हुई थी, उसने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायद की। इवन के कश्मीर जैसे डिस्प्यूटेड एरिया के ऊपर, उससे पीछे जाएं तो चीन पाकिस्तान के हक में बोलता दिखाई दिया और बाकायदा जॉइंट स्टेटमेंट में कश्मीर का वही कुछ कहा जो पाकिस्तान चाहता है। तो फिर आप अंदाज़ा लगाइए कि इस वक्त पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कहाँ है और भारतीय क्यों रो रहे हैं। तो प्रवीण साहनी की एक एक बात सच साबित हो रही है जो उसने 1 साल से लगातार कहना शुरू कर रखी है, और इसी वजह से उसे गद्दार भी करार दिया जाता है। तो मज़ीद सुनते हैं और एंजॉय करते हैं। We are also responsible for the security of Pakistan because उस समय जो उनका कैपिटल था that was in कराची, 14 उधर कराची में था। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, जब उन्होंने ये टेस्ट कर लिया 1998 में टेस्ट किया पाकिस्तान ने, उसके बाद पाकिस्तान जनरल हेडक्वार्टर ने बोला अब हम फॉरेन पॉलिसी भी रखेंगे, हम करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो उनका जनरल हेडक्वार्टर है, जो उनकी टॉप लीडरशिप है, उसको एक्सपीरियंस बहुत है इन चीजों का। उनको देखिए ये चीजें एक्सपीरियंस से भी आती हैं, और हर बार उन्होंने जब भी करी है बातचीत या दोस्ती करी है अमेरिका के साथ, पाकिस्तानी जीते हैं। वो इसलिए जीते हैं क्योंकि उनको ये भी पता है कब छोड़ना है अमेरिका को, वो छोड़ देते लेकिन हैं। इसके पीछे तो मुझे लगता है सानी साहब यही है क्योंकि जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो इस तरह से है कि वो बार्गेन कर सकते हैं, वो चाहे तो ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। वो तो हमारी बॉर्डर्स, हमारा बॉर्डर तो ईरान से नहीं मिलता। ना, हमारी बहुत अच्छी लोकेशन है। देखिए आज से जब मोदी सरकार आई थी उस समय ये बात होती थी कि जो तीनों बड़ी ताकतें हैं, मल्टीपोलर वर्ल्ड बन गई थी तकरीबन, लोग मानते हैं 2017 में, उस समय मोदी सरकार थी यहाँ। उस समय सारा फोकस जो था वो इंडो पैसिफिक के ऊपर था, यूरेशिया पे नहीं था। अब यूरेशिया पे चला गया है। तो इंडो पैसिफिक पे जो था, अगर आप हमारी लोकेशन देखें, हम बीच बैठे हुए हैं इंडियन ओशन के। तो तीनों बड़ी ताकतें हमसे बात करना चाहती थी, पर हमने कहा कि हम चीन से बात नहीं करेंगे, और हमने कहा कि जो रशिया है वो अब इट इज अ पावर जो डिक्लाइन में है। जो हमारे अभी CDS रिटायर हुए हैं अनिल चौहान, ये उनकी स्टेटमेंट है, हम सिर्फ अमेरिका के साथ बात करेंगे। तो कह रहे, और अमेरिका हमको जो है वो बराबरी से बात नहीं करता, अमेरिका किसी के साथ बराबरी से बात नहीं करता, उनकी आदत यही है। कहने का मतलब ये है कि ये लोकेशन तो एक चीज होती है, दूसरी चीज क्या होती है जो पाकिस्तान के हक में है। एक लोकेशन है, मुस्लिम नेशन है, न्यूक्लियर वेपन है, दुनिया इस नतीजे पर पहुंची है, जो कि EU के फॉरेन मिनिस्टर लेडी आल्सो सेड द सेम थिंग इन पाकिस्तान, दैट यू आर अ रीजनल मेजर पावर। हाउ डिड दे कम टू दिस कंक्लूजन? उसी तरीके से जैसे अमेरिका पहुंची बिकॉज ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन अगर इतने ही शानदार लोग होते तो इकोनॉमी इतनी खराब अब देखिए ये दो बातें हो गई। लेकिन आप बताइए आर्मी का भी पूरा बजट। नहीं, सुनिए बात को, ये दो बातें हो गई। अब सिक्योरिटी पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, गवर्नेंस, दीज आर सेपरेट थिंग्स। अब गवर्नेंस में कमजोरी है, वो उनको ठीक करनी पड़ेगी। लेकिन देखिए एक गरीब मुल्क के लिए, आपने चूंकि उनकी आर्मी की तारीफ की, इसलिए मैं सवाल यहाँ पैदा होता है कि कितने गरीब मुल्क के लिए सिर्फ इसलिए कि उनकी पूरी आर्मी और पूरी जो उनकी स्ट्रेटेजी है वो इंडिया के अगेंस्ट है, इंडिया सेंट्रिक है, इसलिए एक बड़ा हिस्सा उनके बजट का जाता है उनकी आर्मी। हमारे यहाँ भी बहुत कोशिश करते हैं लोग कि ज्यादा से ज्यादा डिफेंस को जाए बजट। हो सकता है आप एक पूर्व सैनिक के तौर पर आप भी इस बात की वकालत करें, मैं इसकी वकालत नहीं करती कि ज्यादा बजट जाना चाहिए डिफेंस को। मुझे लगता है वो एजुकेशन में जाना चाहिए और दूसरे वेलफेयर के कामों में जाना चाहिए। लेकिन अगर यही आर्मी का ये पूरा कंट्रोल नहीं होता तो उनकी इकोनॉमी बेटर होती। क्यों वर्ल्ड बैंक, IMF और अमेरिका और साथ साथ सऊदी अरब, UAE, इन सब की डोनेशंस पे तो ये मुल्क, ये जो मुल्क है हमारा पड़ोसी मुल्क, ये डिपेंड करता है। तो इतने शानदार कैसे हो गए, इतने कामयाब कैसे हो गए? तो अब आप इसका जवाब सुनिए। जवाब इसका ये है, ये दोनों चीजें अहम होती हैं, देश की तरक्की, डेवलपमेंट, और आपकी सॉवरेन इंटीग्रिटी, कि आपके बॉर्डर सिक्योर हैं। अच्छा, अभी तक क्या होता था जब यूनिपोलर वर्ल्ड था, कब ये सोच होती थी, सबकी होती थी कि आप ज्यादा पैसा जो है आप उसमें लगाइए सिक्योरिटी के ऊपर, फौज खड़ी करिएगा। अब एक जो नई सोच आ रही है, जिसका मैं बता रहा हूं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है जो कि जिसको सपोर्ट कर रही है चाइना और रशिया, और जो शी जिनपिंग ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी बताया था अक्टूबर 2019 में जब महाबलीपुरम में सेकंड इनफॉर्मल समिट हुई थी। उसको कहते हैं हम कलेक्टिव सिक्योरिटी। उसका मतलब ये होता है, मिसाल के तौर पर हमारी जो है प्रॉब्लम है, पाकिस्तान को और हिंदुस्तान को लाइन ऑफ कंट्रोल है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, बातचीत करनी है। ये देखना है कि किस तरीके से हम उसको, जो हमारा डिफेंस है, उसको हम सिक्योरिटी में कन्वर्ट करें।
वो एक अलग कॉन्सेप्ट है जिससे कि ज्यादा पैसा जो है वो डेवलपमेंट में लगाया जा सके। मिसाल के तौर पर ये सलाह जो है ये पाकिस्तान को, जब हमने 5 अगस्त 2019 को ये 370 और 35A हटाया जम्मू कश्मीर से, उसके बाद ये जनरल बाजवा, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर, ये सब गए थे वहां पर चाइना। तो शी जिनपिंग ने खुद बताया था जनरल बाजवा को, तो जनरल बाजवा ने मुझे बताया था, जबकि उनकी 2022 में नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी इस्लामाबाद में उन्होंने करी थी, पब्लिक करी थी, तो मुझे भी वहां पे इनवाइट आया हुआ था। तो वहां मैंने उनसे खड़े खड़े ये बात करी थी, तो उनको ये बताया था शी जिनपिंग ने, जो उनकी मीटिंग हुई थी जनरल बाजवा की, आप ऐसा करिएगा, आप जो है कश्मीर इशू है पर आपका बड़ा इशू होना चाहिए डेवलपमेंट, आप उस पर फोकस करिए। और उसको मिसाल दी उन्होंने कहा कि देखिए हमने मकाऊ और हांगकांग के लिए 99 ईयर्स और 104 साल जो है हमने वेट किया, हमने डेवलपमेंट पे रखा फोकस, इसीलिए आज पाकिस्तान आपसे कह रहा है बार बार कि हमसे बात करिएगा। चाइना कह रहा है कि आप बात करिएगा, वो इसलिए नहीं कह रहा है क्योंकि वो आपसे डर गया है, वो इसलिए कह रहा है बिकॉज इससे पूरे रीजन की तरक्की होगी। तो इसको हम बोलते हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी, जो समझनी है। समझना होगा कि इसमें ऐसा है कि आज जो है आर्मी चीफ जो है उनका, जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है एंड द जनरल हेडक्वार्टर्स, वो उनकी सिक्योरिटी पॉलिसी भी कंट्रोल करते हैं, फॉरेन पॉलिसी भी कंट्रोल करते हैं। और जो उनका आज NSA है वो DG ISI भी है, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक NSA भी है और DG ISI भी है, दोनों रोल कर रहे हो। अच्छा, इसका मतलब कहने का ये हुआ कि ही इज दैट पर्सन हु कैन टेक डिसीजंस कि हमें क्या बात करनी है, ही इज दैट वन सिंगल पॉइंट पर्सन। अच्छा, अब आपका ये सवाल उठता है जो कई लोग यहाँ पे उठाते हैं कि अगर साहब शांति कर लेंगे तो फिर वो डरेंगे। देखिए भाई, है ना, आज जो है वो फॉरेन पॉलिसी में भी है। आज जो है अभी ये जो EU की जो आई थी द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ EU, उसकी रिपोर्ट आई है कि वो जनरल हेडक्वार्टर गई मिलने के लिए आसिम मुनीर से, बिकॉज शी ऑल्सो अंडरस्टैंड्स ही इज अ इंपॉर्टेंट मैन, वी नीड टू मीट हिम। तो सुन लिया आपने प्रवीण साहने को। सवाल ये उठता है कि भारत आज अपनी फॉरेन पॉलिसी में इतना पीछे क्यों है? क्या उसके पास वसाइल की कमी है? बिल्कुल नहीं। क्या उसके पास कॉम्पिटेंसी की कमी है? वो भी नहीं, क्योंकि एक लंबे अरसे तक पाकिस्तान उससे पीछे ही रहा है फॉरेन डिप्लोमेसी में। जब दुनिया की बड़ी ताकतें उसके साथ खड़ी थी, जब उसे चाइना के अगेंस्ट यूज़ करना था, एक पॉइंट तो ये है कि दुनिया को पता लग गया है कि इनमें सिर्फ हवा ही है। पाकिस्तान जैसा कई गुना छोटा मुल्क, चाहे वो बजट के लिहाज से हो, चाहे वो दिफा के लिहाज से हो, चाहे वो आबादी के लिहाज से हो, चाहे वो टेरिटरी के लिहाज से हो, वो जब उठे जब चाहे भारतीयों को चपेड़े मारकर बिठा सकता है। ये दुनिया को क्लियर हो चुका है। जबकि दूसरी अहम बात यह है कि भारतीयों को फूंक बहुत जल्दी चढ़ जाती है। आपने लेजर जाहिद एस जयशंकर के कई बयानात सुने होंगे, वो डिक्टेट करने लग जाता है, कभी यूरोप को, कभी अमेरिका को, कभी किसको, जब उनके हालात बेहतर होते हैं। तो अब दुनिया ने यह सोचना शुरू कर दिया कि औकात इनकी कुछ है नहीं, थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, गुर्बत में पिस रहे हैं, और उठता है और हमें लेक्चर देता है। फॉरेन पॉलिसी में सामने जो बातें होती हैं वो तो बड़ी शाइस्ता होती हैं, लेकिन अंदरूने खाना जब पॉलिसीज बनती हैं तो फिर एक एक चीज़ का हिसाब लिया जाता है। और यही वो वजह है कि भारतीय इस वक्त फॉरेन पॉलिसी के लो पर मौजूद है। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा प्रवीण साहने के बारे में या उनकी बातों के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।